सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। आज वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं है, आज वेनेजुएला एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो पूरी दुनिया से पूछा जा रहा है। क्या ये जंग ड्रग्स के खिलाफ थी या तेल के लिए थी या फिर पावर के लिए? क्योंकि जो शुरुआत नारकोटिक्स ऑपरेशन के नाम पर हुई वो कुछ ही घंटों में ऑयल कंट्रोल मिशन बनती दिखी। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या हुआ काराकास में, वॉशिंगटन क्या चाहता है और इस पूरी कहानी में ड्रग्स से ज्यादा ऑयल क्यों नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं अमेरिका की आधिकारिक कहानी से। यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया कि वेनेजुएला के खिलाफ की गई मिलिट्री कार्रवाई काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन थी, ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क तोड़ने के लिए थी और सीधे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को टारगेट कर रही थी। अमेरिका का आरोप रहा है कि मादुरो सरकार कोकीन ट्रैफिकिंग में शामिल है, FARC और दूसरे कार्टेल्स को प्रोटेक्शन देती है और अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाने के रूट को कंट्रोल करती है। इसी आधार पर अरेस्ट वारंट जारी हुए, नेवल फोर्स तैनात हुई, संदिग्ध नावों पर एयर स्ट्राइक्स हुई। इन सब से वॉशिंगटन का संदेश साफ था, दिस इज लॉ एनफोर्समेंट नॉट रिजीम चेंज, यानी कि ये कानून बदलने के लिए है, ना कि सत्ता बदलने के लिए। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं रही। ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद नैरेटिव बदलने लगा। काराकास में, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, वहां से दर्जनों मौतों की खबरें, सिविलियन इलाकों को नुकसान, मिलिट्री और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हिट और फिर व्हाइट हाउस से नहीं मारे लागो से आवाज आती है। डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आते हैं और यहीं से ड्रग्स की जगह तेज शब्द लेने लगता है। हमले के बाद अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, फॉर नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स विल रन वेनेजुएला, यानी कि अब वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड किया जाएगा, तेल निकाला जाएगा और उसे ग्लोबल मार्केट में बेचा जाएगा, जिसमें चीन और रूस भी शामिल हो सकते हैं। अब सवाल उठता है, अगर ये ड्रग एनफोर्समेंट ऑपरेशन था तो तेल बेचने की बात क्यों? अगर मकसद लॉ एंड ऑर्डर था तो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल क्यों? यहीं से असली बहस शुरू होती है। वैसे वेनेजुएला कोई मामूली देश नहीं है, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवेन ऑयल रिजर्व है, करीब 303 बिलियन बैरल्स। ये रिजर्व सऊदी अरब से भी ज्यादा है, रूस से भी आगे। यानी जो वेनेजुएला को कंट्रोल करता है वो ग्लोबल एनर्जी मार्केट को प्रभावित कर सकता है और यही वजह है कि वेनेजुएला दशकों से सुपर पावर पॉलिटिक्स के सेंटर में रहा है। वहीं निकोलस मादुरो लगातार कहते आ रहे हैं कि ड्रग्स इज जस्ट एन एक्सक्यूज, द रियल टारगेट इज ऑयल, यानी कि ड्रग्स तो सिर्फ एक बहाना है, असली निशाना तो ट्रंप का तेल है। उनका आरोप है कि नारकोटिक्स चार्ज एक कवर स्टोरी है, असली मकसद वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्स खोलना है और US कंपनियों की एंट्री कराना है। और दिलचस्प बात तो ये है कि ट्रंप के पुराने बयान इस आरोप को और ज्यादा मजबूत करते हैं। दरअसल दिसंबर में ट्रंप ने कहा था, इफ यू रिमेंबर दे टूक ऑल आवर एनर्जी राइट्स, दे टूक ऑल आवर ऑयल एंड वी वांट इट बैक। अगर उनके बयान को आपको हिंदी में समझाऊं तो ट्रंप ने कहा था, अगर आपको याद हो तो उन्होंने हमारे सारे एनर्जी राइट्स ले लिए थे, उन्होंने हमारा सारा तेल ले लिया था और हम उसे वापस चाहते हैं। ये बयान किस ओर इशारा करता है? 1970 से लेकर 2000 तक वेनेजुएला ने अपने ऑयल सेक्टर का नेशनलाइजेशन किया, US और यूरोपीय कंपनियों को बाहर किया, कंट्रोल स्टेट रन PDVSA के हाथ में गया। यानी ट्रंप की नजर में वेनेजुएला का तेल कभी हमारा था और अब उसे वापस लेने की बात हो रही है। ट्रंप सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि वेनेजुएला के तेल से US मिलिट्री ऑपरेशन का खर्च निकाला जा सकता है और अमेरिका को हुए नुकसान की भरपाई हो सकती है। ये कोई सीक्रेट बातचीत नहीं थी, ये ऑन कैमरा स्टेटमेंट था। तो सवाल साफ है, क्या ये वाकई ड्रग्स के खिलाफ जंग थी या एक रिसोर्स रिकवरी मिशन? वहीं मादुरो को अमेरिका ले जाया गया, लेकिन वेनेजुएला स्टेट तुरंत नहीं टूटी। सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का आदेश दे दिया। और डेल्सी रोड्रिगेज सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, वो इकोनॉमी, फाइनेंस और ऑयल सेक्टर की एक्सपर्ट मानी जाती हैं। पहले वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर और ऑयल मिनिस्टर रह चुकी हैं, यानी ऑयल गेम उनके हाथ में है। प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ भी साफ बोलते हैं, इफ डेल्सी डज व्हाट वी वांट, द US विल नॉट टेक ओवर वेनेजुएला। मतलब कोऑपरेशन होगा,
ऑक्यूपेशन नहीं, विरोध हुआ, दबाव बढ़ेगा। दिलचस्प ये है कि ट्रंप ने विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था शी डज नॉट हैव रियल सपोर्ट इनसाइड वेनेजुला, यानी फिलहाल वॉशिंगटन की प्राथमिकता रेजीम चेंज नहीं बल्कि रिसोर्स कंट्रोल लगती है। अब बात करते हैं सबसे असरदार हथियार की। सैंक्शंस 2017 से पीडीवीसीए ब्लैकलिस्ट, डाइल्यूएंट्स पर बैन, शिपिंग और टैंकर कंपनियों पर रोक, इंटरनेशनल ट्रेड लगभग ठप, जिसका नतीजा ये हुआ कि वेनेजुला दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व होने के बावजूद अपनी क्षमता से बहुत कम तेल एक्सपोर्ट करता है। नवंबर में एक्सपोर्ट 9,50,000 बैरल प्रतिदिन, नए बैन के बाद गिरकर 5 लाख बैरल प्रतिदिन, जबकि सऊदी अरब, रूस मिलियन बैरल प्रतिदिन। ये फर्क ही असली कहानी कहता है। तो अब सवाल दोबारा पूछते हैं, अगर ये नारकोटिक्स के बारे में था तो तेल पर इतना फोकस क्यों? अगर ये लॉ एनफोर्समेंट था तो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड करने की बात क्यों? अगर ये ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ था तो चीन और रूस को तेल बेचने की चर्चा क्यों? अमेरिका कह रहा है कि एक्शन कानूनी है, सबूतों पर आधारित है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ है। वहीं वेनेजुला कहता है यह इकोनॉमिक वॉरफेयर है, देश को कमजोर करने की साजिश है और रिसोर्स सेक्टर खोलने की कोशिश है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। आज के दौर में दुनिया की राजनीति हथियारों से नहीं बल्कि ऊर्जा से तय होती है और कच्चा तेल फिलहाल सबसे ताकतवर हथियार है। ऐसे में वेनेजुला काफी अहम हो जाता है, जिसके पास करीब 303 अरब बैरल कच्चा तेल है। सऊदी अरब के पास करीब 267 अरब बैरल और ईरान के पास लगभग 208 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल होते हुए भी वेनेजुला आर्थिक संपन्न नहीं है, क्योंकि सालों की राजनीतिक अस्थिरता, गलत नीतियां, भ्रष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने इस तेल महाशक्ति को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। वेनेजुला का तेल क्षेत्र आज जिस हालत में है उसे दोबारा खड़ा करना आसान नहीं है, ना ही सस्ता। वेनेजुला का तेल सोना जरूर है, लेकिन उसे निकालने की कीमत भी उतनी ही भारी है। जानकार बताते हैं कि वेनेजुला का अधिकांश तेल हैवी और एक्स्ट्रा हैवी क्रूड श्रेणी में आता है, जिसे निकालना और रिफाइन करना काफी महंगा पड़ता है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक और विशेष रिफाइनिंग क्षमता चाहिए। पहली चुनौती यह है कि अमेरिका को यहां अरबों डॉलर झोंकने होंगे और ये निवेश कई सालों बाद ही मुनाफा दे पाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती ये होगी कि मादुरो के जाने के बाद भी ये तय नहीं है कि वेनेजुला में स्थिर और भरोसेमंद सरकार लंबे समय तक बनी रहेगी। पुराने तेल अनुबंधों, राष्ट्रीयकरण और कानूनी विवादों का जोखिम अमेरिकी कंपनियों के सामने हमेशा बना रहेगा। तीसरी चुनौती अमेरिका की अपनी तेल इंडस्ट्री से जुड़ी है। अगर वेनेजुला का तेल बड़े पैमाने पर वैश्विक बाजार में आता है तो कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव पड़ेगा, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को तो राहत मिलेगी, लेकिन अमेरिका की शेल ऑयल कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई अमेरिकी तेल कंपनियों को लाभ में रहने के लिए 65 से $70 प्रति बैरल की कीमत चाहिए। इससे नीचे कीमत जाने पर ड्रिलिंग और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इन तमाम जोखिमों के बावजूद अमेरिका वेनेजुला से दूरी नहीं बना पा रहा है। इसकी वजह यह है कि रणनीतिक लाभ। अगर अमेरिका वेनेजुला के तेल भंडार को अपने प्रभाव में ले आता है तो ये उसकी वैश्विक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। अमेरिका पहले ही दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल है। वेनेजुला का तेल जुड़ते ही अमेरिका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में आ जाएगा। तेल आज भी रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अमेरिका चाहकर भी रूस को रोक नहीं पा रहा। वैसे अगर वैश्विक बाजार में वेनेजुला से तेल की सप्लाई बढ़ती है और कीमतें नियंत्रित रहती हैं तो रूस की तेल से होने वाली कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। यही बात ओपेक देशों पर भी लागू होती है, जो दशकों से तेल कीमतों को प्रभावित करने की स्थिति में रहे। वेनेजुला का तेल अमेरिका के प्रभाव में आने से ओपेक की कीमत तय करने की ताकत कमजोर पड़ सकती है। ये अमेरिका के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक जीत होगी। वैसे वेनेजुला अमेरिका के लिए कोई आसान जीत नहीं है। ये लंबा, महंगा और जोखिम भरा खेल है। अगर अमेरिका इस खेल में सफल होता है तो वो सिर्फ सैन्य या आर्थिक नहीं बल्कि ऊर्जा महाशक्ति के रूप में दुनिया पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा। वैसे आज काराकास में पावर अब भी स्टेट के पास है। डेल्सी रोड्रिगेज इंचार्ज है, विपक्ष बटा हुआ है और अमेरिका के पास मिलिट्री, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स तीनों का दबाव है। लेकिन एक बात अब साफ है, ये संकट सिर्फ ड्रग्स का नहीं, ये सिर्फ मादुरो का नहीं, ये पावर का है, ये रिसोर्स का है और ये इस बात का है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कंट्रोल किसका होगा। यही खत्म नहीं होती ये कहानी। यहाँ से या तो डील होगी या टकराव बढ़ेगा। लेकिन अब कोई भ्रम नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ड्रग्स, दिस इज अबाउट ऑयल एंड दिस इज अबाउट पावर। यानी कि ये पूरा का पूरा खेल ताकत और तेल का ही। आपको क्या लगता है, ट्रंप ने ये जो खेल खेला है वो सिर्फ ताकत और तेल के लिए ही खेला है या कोई और भी वजह है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।